होटल की रात से ही संध्या के मन में एक उलझन उठी। नीरज को उसने अपने कमरे में युवराज की जगह पकड़ लिया, पर युवराज की इस बात को मना करने से वो और उलझन में पड़ गई। पर जब उसने ज्योति से ये सुना आप गए और दूसरे ही दिन नीरज भैया भी आउट ऑफ स्टेशन कि हनीमून की ट्रिप के दौरान नीरज भी कहीं बाहर चला गया था, तो उसकी उलझन शक में बदल गई और अब उसे खुद को इस बात का डर है कहीं उसका ये शक हकीकत में न बदल जाए। हो गई तसल्ली दादा साहब, एक बार फिर ना सुन ली ना उस लड़के की। एक बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है, क्या मिल रहा है इन्हें? बार बार उसके पास जाके रोने गिड़गिड़ाने से क्या मिल रहा है इन्हें? कुछ नहीं। और एक वो लड़का है हमारे खानदान के किए हुए सारे एहसान भूल गया। बस करिए दादा साहब, उस लड़के से कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लड़का हमारे परिवार की कोई मदद नहीं करने वाला। इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। नीरज ने अब तक ना नहीं बोला है, उसने सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगा और मुझे लगता है कि हमें उसे टाइम दे देना चाहिए। और कितना टाइम चाचा जी? अरे संध्या आंख से अंधी है, अकल की अंधी नहीं है वो। शादी के बाद पहली बार हम अपने हनीमून में गए थे और वहां से भी यूं ही लौट आए। ऊपर से संध्या को नीरज के वहां होने का भी शक हो गया है। इतना सब हो जाने के बाद भी और टाइम, मतलब किस लिए? किस लिए चाचा जी? नीरज अपना वादा पूरा करेगा इस बात के लिए, या फिर इस बात के लिए कि संध्या को मेरा पूरा राज कैसे मालूम पड़ जाए? युवराज, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि संध्या को किसी भी बात का शक हुआ होगा। हाँ, हनीमून से इस तरह वापस लौटने पर उसे थोड़ी उलझन जरूर हुई होगी, लेकिन हम उससे बात करेंगे और उसकी उलझन को दूर कर देंगे। तुम अपने आप को संभालो। मुझे लगता है हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे रोक देना चाहिए। मतलब हमारा कोई भी काम बन नहीं रहा है, हर बार कोई ना कोई मुश्किल आ रही है। ऐसा लगता है भगवान की मर्जी यही है कि हम ये सब ना करें। रियली डैड? तो क्या है आपके भगवान की मर्जी? आखिर मुझे भी तो बताइए, क्या है आपके भगवान की मर्जी? पहले मुझे ऐसी जिंदगी देना, फिर जिंदगी भर की बदनामी और शर्मिंदगी देना, हर दिन हर पल घुट घुट के जीने की सजा देना। हाँ डैड, बताइए मुझे। आईना ना देख सकूं, मेरे ऊपर उठने वाली उंगलियों को ना रोक सकूं, क्या यही है आपके भगवान की सच्चाई? हाँ डैड, अगर यही है आपकी भगवान की मर्जी, तो फिर क्यों हम नीरज के हाथ पैर जोड़ रहे हैं डैड? क्यों डैड, क्यों हम इतनी कोशिश कर रहे हैं? क्यों हमने इस राज को राज रखा है आज तक? बताइए सबको मेरी सच्चाई, अपनी औलाद की सच्चाई डैड, अपनी औलाद की सच्चाई। बुलाइए सबको। हाँ, बुलाइए सबको। चाचा जी बुलाइए ना सबको। पार्टी थ्रो कीजिए चाचा जी, पार्टी थ्रो कीजिए। माँ, अरे माँ सेलिब्रेट करो। चाचा जी आप भी सेलिब्रेट करो अपनी बेटी की मजबूरी। डैड तालियां बजनी चाहिए डैड, तालियां बजेगी अपनी बेटी की हालत और उसकी हालत पर। चाचा जी तालियां बजेगी, तालियां। अरे माँ सेलिब्रेट करो, आप लोग यही चाहते ना? हाँ चाचा जी, हाँ सेलिब्रेट करो, तालियां। डैड आप यही चाहते थे ना? यही चाहते? आइए डैड, आइए यहाँ से सेलिब्रेट करते हैं डैड। चीयर्स डैड, चीयर्स। अरे डैड चीयर्स, अरे चीयर्स डैड, चीयर्स करो। क्या हुआ? हाँ चाचा जी आप भी चीयर्स करो। माँ आओ ना, माँ चलिए, माँ चीयर्स करो। माँ, चाचा जी ऐसा मत बोल बेटा। तो क्या करूं डैड, क्या करूं मैं? और डैड आप कब से भगवान पाप पुण्य की बात करने लगे? मेरे पैदा होने पर जिस भगवान से आपने मुंह मोड़ लिया था, आज उसी भगवान को याद कर रहे हैं आप। नीरज से कुछ मांगने में आपकी आवाज कांपने लगी है, अपने बेटे को संभालने में आपके हाथ कांपने लगे। आप तो कभी ऐसे नहीं थे डैड।
और ना ही इस तरह सोचते थे और ना ही भगवान को मानते थे डैड। तो डैड आप जाकर अपने भगवान से बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उससे ये पूछते कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया? जाइए डैड, जाइए और जाकर उसे कहिए कि मेरी इस जिंदगी को ठीक करे। आपका दर्द समझता हूं डैड, पर ये दर्द अपने हिस्से में आने ही क्यों दिया आपने? पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया डैड? क्यों डैड, क्यों? बड़े पापा, थैंक गॉड आप सब यहाँ हो। वो हम पुरानी वाली प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? संध्या, खाना खा लिया तुमने? कहा बड़ी माँ, आज तो सब जैसे हड़ताल पे हैं। संध्या भाभी कह रही उन्हें भूख नहीं है, आप लोग खाना नहीं खा रहे, क्या हुआ बड़ी माँ? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, वो पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन तुम लोग तो खाना खा लेते। ये देखो, संध्या को भी भूखा रखा है तुमने। अरे ये युवराज भैया क्यों चले गए? भाभी स्पेशली उन्हें खाने पे बुलाने आई थी और वो कुछ ना कहे चले गए। क्या हो गया भैया को? उफो, तुम बच्चों के तो सवाल खत्म ही नहीं होते। कुछ नहीं हुआ है युवराज को, बस उसकी तबीयत जरा सी बिगड़ गई थी तो मैंने उसे कहा था थोड़ा सा आराम कर ले। चलो चलो अभी खाना खाते हैं, चलो। नहीं मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। संध्या, बिल्कुल नहीं। मैं सब समझती हूँ, पति खाना नहीं खा रहा इसलिए तुम भी नहीं खाओगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ तो खाना पड़ेगा। चलो चलो तुम दोनों। दादा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। युवराज इस वक्त बहुत अपसेट है, हमें उसकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नादानी में वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर बैठे। युवराज की जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, इसलिए जो काम हमने शुरू किया है किसी भी हाल में हमें उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, अपने युवराज की खातिर। घर की रंगाई पुताई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं, पर उसे देने के लिए आपके पास लाख रुपए है।
मालती कौन है? कौन मालती? जब मैंने आपसे पूछा तब आपने कहा आप किसी मालती को नहीं जानते। तो अब ये किस मालती का फोन आया था? और उन्होंने किसी के नाम से 1 लाख का चेक इशू किया है और ये चेक किसी मालती कापरे के नाम से इशू किया है। जयेश पाटिल है ना आपके पति का नाम? वो 2 दिन पहले ही आए थे यहाँ मालती के साथ। आज आप दिन भर ऑफिस में ही थे ना? सभी अगर मैं ऑफिस गया हूँ ऑफिस में ही रहूंगा। और कहाँ रहूंगा? ऑफिस और घर के अलावा मैं कहीं पे जाता हूँ? हेलो हेलो फिर मस्ती? बाबा का फोन होता तो? नहीं आई, ये फोन नहीं था, ये घंटी तो हमने बजाई थी 161 को मिलाकर। 161 को मिलाकर अगर फोन रख दो तो घंटी अपने आप बजती है। हाँ, मैं दिखाऊं कैसे? देखो। ये देखा ऐसे। देखो जरा किसका फोन? हेलो? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ सुनिए, किसी मालती कापरे का फोन है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि यहाँ पे फोन मत। हेलो हेलो? वो ऑफिस की नई स्टाफ का फोन था। मैंने उसे कहा है कि घर पे फोन मत। युवराज, कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें और तुम यहां हो। मैं जानता हूं युवराज कि इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही होगी, पर तू चिंता क्यों करता है? जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी गलत नहीं होगा युवराज। आगे क्या करना है मैंने सब डिसाइड कर लिया है। ट्रस्ट मी, इस बार हमारा प्लान नाकाम नहीं होगा। आप लोग चाहे जो कीजिए चाचा, लेकिन मुझे दुनिया की नजरों से बचा लीजिए बस। दुनिया के सामने मेरी सच्चाई नहीं आनी चाहिए, प्लीज।
अपने राज को राज रखने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। किसी भी प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं मैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मेरा राज खुल गया तो फिर मैं जीने के लिए हरगिज तैयार नहीं। युवराज, कैसी बातें कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया तू? खबरदार जो ऐसी बात अपने मुंह से दोबारा निकाली तो। मैं अभी जिंदा हूं युवराज, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, किसी की उंगली तक तुझ पे उठने नहीं दूंगा। तो क्यों चिंता करता है? बस जैसा करने के लिए कह रहा हूं वैसा ही कर। फिर देख मैं संध्या की क्या हालत करता हूं। इतना कंफ्यूज कर दूंगा उसे कि उसे अपनी सही सोच भी वहम लगने लगेगी। बहुत अकड़ती है, बहुत इतराती है अपनी सिक्स्थ सेंस को लेकर। तुम देख लेना, वो अपनी इसी सिक्स्थ सेंस को कोसेगी युवराज, और जो हम कहेंगे वही करेगी। हम जो मनवाना चाहेंगे वही मानेगी, हम जो महसूस करवाना चाहेंगे वही महसूस करेगी। बस तू हिम्मत मत हार, चिंता मत कर। संध्या का पाला इस बार टीके से पड़ा है, और वो मुझसे जीत नहीं पाएगी। घर की रंगाई पुताई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं, पर उसे देने के लिए आपके पास लाख रुपए हैं। अभी जो फोन आया था वो आपके ऑफिस से नहीं था। फोन की बेल मैंने बजवाई थी। आप मालती कापरे का नाम सुनकर घबरा गए। देखिए, आप ये मत समझिए कि मैं आप पे कोई शक कर रही हूँ। मुझे अपने आप से भी ज्यादा आप पर भरोसा है, और मैं ये जानती हूँ आप कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन मालती कापरे है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं और आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है। उस दिन आप नींद में भी मालती का नाम लेके चुके थे। जब मैंने पूछा तब आपने बताया तो आप किसी मालती को नहीं जानते। उसके दूसरे ही दिन उसी मालती का जब फोन आता है तब भी आपने इनकार किया था। और आज तो ये मालती कापरे आपके ऑफिस की नई स्टाफ हो गई। घर की रंगाई पुताई करने के लिए आपके पास पैसे नहीं, पर उसे देने के लिए आपके पास लाख रुपए हैं, और वो भी आपके बैंक अकाउंट से। ये सब तुम्हें कैसे पता चला सभी? उस दिन बैंक से फोन आया था। कुछ 1000-1500 रुपए कम पड़ रहे थे जो मैंने बाद में जाके जमा कर दी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, और ना कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने उन पैसों का क्या किया, पर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो।
सभी, मैं कभी भी तुम्हारे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, पर अगर तुम जानना चाहती हो कि सच क्या है, सुनो। मेरा उस मालती कापरे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो उसे पर्सनली जानता तक नहीं। पर हाँ, तुम्हारे बाबा उसे जरूर जानते थे। पापा? मैंने पहली बार उस मालती कापरे को तुम्हारे बाबा के साथ देखा था। उस दिन जब शादी की तैयारियों के सिलसिले में मैं बाबा के घर पे गया, बाबा उसे कुछ पैसे दे रहे थे। बल्कि मैंने बाबा को यह भी कहते हुए सुना कि मेहमानों के आने से पहले तुम यहां से चली जाओ। संध्या की शादी निपटने के बाद मैं तुम्हें खुद मिलने आ जाऊंगा। और उसके बाद वो औरत कई बार बाबा से मिलने आई है, लेकिन इसके बारे में मैंने बाबा से पूछना ठीक नहीं समझा। लेकिन उस दिन बाबा की मौत के ठीक 2 दिन बाद हाँ जी, कहिए। तू ही जयेश पाटिल है ना? हाँ, क्यों? अपुन तेरे से ही मिलने को आया इधर। अभी सुन, अपुन का बात अगर तेरी खोपड़ी में सीधी सीधी तरह से गया तो ठीक, नहीं तो अपुन को तेरे को समझाने का वास्ते सीधा कोर्ट में मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप है कौन? ये कौन है ये पूछ। ये अपुन की बहन है मालती, 7 महीने के पेट से। और तेरे को मालूम इसका जिम्मेदार कौन है? तेरा स्वर्गवासी ससुर श्याम राव सवरतकर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसी बेहुदा बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे छोड़, तेरे बुड्ढे ससुर को ये करने में शर्म नहीं आई, अभी अपने को बताने में शर्म आने का। देख, अपुन ये खाली फोकट बंकस करने को नहीं आया तेरे साथ इधर। पढ़ा लिखा नहीं है अपुन जास्ती, अंगूठा छाप है, लेकिन अपुन का खोपड़ी बराबर काम करता है। वो डॉक्टर लोग क्या करता है, डीएनए टेस्ट सब मालूम है अपुन को। अगर तुमको मांगता है अपुन वो रिपोर्ट भी निकालेगा, लेकिन फिर इधर नहीं, सीधा कोर्ट में दिखाएगा तेरे को। और उस बुड्ढे की सारी बेटी लोग को भी उधर ही बुलाएगा अपुन। अरे उनको भी तो मालूम गिरना मांगता ना कि उनका मरेला बाप क्या काला कांडी करके गया। देखिए, आप ऐसा मत करना प्लीज। आप मुझे बताइए ना, आप लोग को क्या चाहिए? चल ठीक है, अभी तू उस बुड्ढे का प्रॉपर्टी में से मालती को बराबर का हिस्सा दिला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। आप लोग को अगर कुछ पैसा वैसा चाहिए तो कहिए, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा चल, एक काम कर, तू अपन लोग को 10 लाख रुपया दे दे और अपन के लिए एक अच्छा सा नौकरी जुगाड़ करके दे दे। बाकी सब अपन संभाल लेगा, चिंता मत कर तू। 10 लाख? क्यों, जमता नहीं क्या? तो अपन अंदर जाके बता। देखो, मैं कोशिश करता हूँ ना। अरे कोशिश? देखिए, इतना बड़ा अमाउंट में एक साथ नहीं दे सकता हूँ। मैं धीरे धीरे करके आपको दे दूंगा ना, प्लीज। जमेगा।
उस वक्त मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं जानता हूं बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मौत के 2 दिन बाद कोई उनके नाम पर ऐसे कीचड़ उछले ये मैं देख नहीं सकता था। और वैसे भी बाबा की मौत इस तरह से हुई थी कि अगर उस वक्त पर यह बात सबके सामने आ जाती तो पता नहीं लोग क्या क्या बोलते। और सभी इसीलिए उन गुंडों का मुंह बंद करने के लिए मैं उन्हें 10 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया। मैंने तो प्रोविडेंट फंड से 2 लाख रुपए की लोन लेकर उन्हें दे भी दिए, लेकिन उनके पैसों की भूख है कि सभी उस दिन मैंने इसी वजह से बाबा के घर को बेचने की बात की थी, ताकि अगर तुम्हारा हिस्सा हमें मिल जाए तो हम उन गुंडों को पूरा पैसा देकर उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। लेकिन तुमने तो मुझे ही गलत समझा सभी। मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो बाबा की इज्जत बचाने के लिए इतना सब कुछ किया और मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं सभी गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती तो मेरी है कि मैंने ये सब तुमसे छुपाया। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाकर इस मुश्किल का हल ढूंढना है। पर बाबा ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ सभी, बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हमें सच का पता नहीं चलेगा तब तक हमें उन बदमाशों को झेलना पड़ेगा। हम बाबा की जान तो नहीं बचा सके सभी, लेकिन अब किसी भी कीमत पर हम उनकी इज्जत को खोने नहीं देंगे। कुछ उलझनें ऐसी होती हैं कि सुलझते सुलझते और उलझने लगती हैं, तो कुछ उलझनें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुलझाने में उसमें उलझे इंसान को खुद उसके उलझने का डर लगा रहता है। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मगर उसमें मेरे बेटे की भलाई होनी चाहिए। बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, बस आप लोगों को इतना याद दिलाना चाहता हूं कि हनीमून पे जो कुछ भी हुआ उसका दोषी नीरज नहीं है।